नमस्कार दोस्तों, डेट आज के 10 जनवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों के तीनों डिटेल्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशनशिप, क्योंकि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ना वहाँ पे अफगानिस्तान के अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान की तरफ से अमीर खान मुताकी, उनके साथ मुलाकात की दुबई में। तो क्या परिणाम है, कैसे इंडिया तालिबान की रिलेशनशिप जा रही है, ये डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्या इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लाया जा सकता है। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले हमारे देश में एक बार फिर से डिबेट स्टार्ट हो गई है। पहले देखो, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बात बोली थी कि भारतीय यूथ को 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए क्योंकि ये नेशन बिल्डिंग का टाइम है। लेकिन अब एल&टी के चेयरमैन एक कदम आगे बढ़ गए हैं। वो कहते हैं कि इंडियन यूथ को 90 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए ऑफिस में, और कोई अपनी पत्नी को कितने समय तक देखेगा घर, इससे अच्छा है कि वो ऑफिस में आके काम कर ले। 90 आवर्स पर वीक आप समझ रहे हो कितना हो गया? मतलब संडे सैटरडे को भी काउंट करें तो 90/7, मतलब 7 दिन वर्किंग और ऑलमोस्ट 13 आवर्स पर डे। देखो, यूएसए में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, चाहे फेसबुक है, इलोन मस्क की टेस्ला है, ये जो कंपनीज हैं बड़ी कंपनीज हुई हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वर्कर्स ने 90 घंटे एक हफ्ते में या फिर 70 घंटे एक हफ्ते में काम किया है, नहीं। स्मार्ट वर्क की इंपॉर्टेंस हमारे देश को समझने की आवश्यकता है। क्रिएटिव आइडियाज देखो तब आते हैं माइंड में जब देखो इंसान थोड़ा फ्री होता है। अगर देखो दिन में 13 घंटे 14 घंटे, जो कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए भी पढ़ना मुश्किल होता है, इतना कोई काम करेगा तो दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे ना स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझने की आवश्यकता है। एक लेवल के बाद ज़्यादा काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। वैसे भी वर्ल्ड की जो टॉप इनोवेटिव कंपनीज है ना, जो वर्ल्ड में इनोवेशन लेके आई हैं, उसमें इंडिया का कहाँ पे नाम है? क्यों? क्योंकि देखो, स्लेव्स की तरह काम करेंगे तो इनोवेशन कहाँ पे ला पाएंगे? ये वाली चीज है। आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी इस इशू पे? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? 8 जनवरी को ना हमारे देश में जो फॉरेन सेक्रेटरी है ना विक्रम मिस्री, इनकी मुलाकात हुई अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में, जिनका नाम है अमीर खान मुताकी। तो देखो, बहुत सारे इश्यूज पे चर्चा हुई, सिक्योरिटी कंसर्न से लेके क्रिकेट पर। लेकिन देखो, ये जो मीटिंग थी ना, ये मीटिंग इसलिए खास थी, अभी तक ना जब इंडिया तालिबान के साथ में एंगेज करता ना तो मैक्सिमम हमारी तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी पार्टिसिपेट करते, लेकिन इस बार फॉरेन सेक्रेटरी ने वहां के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में मीटिंग की है। मतलब हमने रिश्ते स्केल अप किए हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी का मीटिंग में हिस्सा लेना ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो क्या हुआ इस मीटिंग में? हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बोला, देखो अफगानिस्तान की जो इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल नीड्स है ना, वहाँ पे जैसे खाने की कमी है, अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता है, डेवलपमेंट लाने की आवश्यकता है। तो इन नीड्स को हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। मतलब जो इंडिया के हाथ में है वो मदद इंडिया करेगा। लेकिन देखो, बदले में हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, वो तालिबान को एड्रेस करने होंगे। सिक्योरिटी कंसर्न्स मतलब अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देना इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान की धरती पर टेररिस्ट ट्रेन होके आए और फिर कश्मीर में आके अटैक करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, यहां पे एक चीज क्लियर है, इंडिया ना तालिबान लीडरशिप के साथ में रिलेशनशिप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि तालिबान दूसरे देशों के ऊपर, खास करके चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए। ये इंडिया देख चुका है। म्यांमार में जब मिलिट्री रूल आ गया था ना, तो इंडिया ने ध्यान देना छोड़ दिया था म्यांमार के ऊपर। इंडिया ने सोचा है डेमोक्रेसी तो है नहीं, छोड़ो इनको। लेकिन ना इंडिया ने इग्नोर किया, चाइना ने लपक लिया म्यांमार को। इंडिया जागा 1990 में, 1962 में, 1962 में कू आ गया था म्यांमार में। 30 सालों तक इंडिया ने ध्यान ही नहीं दिया म्यांमार के ऊपर।
1990 के आसपास इंडिया जागा, अरे यार हमने ध्यान नहीं दिया, है तो चाइना तो पूरा दबदबा बना गया अपना म्यांमार में। तो वो गलती इंडिया नहीं करना चाहता, तालिबान के साथ में स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाहता है। और बाकी देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते तो बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, इस हद तक खराब हो गए हैं, जैसा 2-3 दिन पहले आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती पर एयर स्ट्राइक्स किए बिना तालिबान से पूछे, और तालिबान इससे चिढ़ भी गया, और तालिबान ने बोला हम इसका करारा जवाब देंगे। देखो, अफगानिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है ना, वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। आप लोकेशन देखो अफगानिस्तान की कितनी जबरदस्त है। वेस्ट में आपको मिलेगा मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, ऊपर मिलेगा सेंट्रल एशिया, ईस्ट में साउथ एशिया, मतलब बहुत बढ़िया लोकेशन है। और आज से नहीं, हमेशा से अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रही है। जब देखो ब्रिटिश रूल था ना 19th सेंचुरी में, तो बफर जोन का काम किया करता था अफगानिस्तान। वेस्ट में जार रूल था रशिया का, और ईस्ट में ब्रिटिश रूल था। तो दोनों के बीच में डायरेक्ट फाइट ना हो, बीच में अफगानिस्तान जो था वो एक पिल्लो का काम किया करता था, जिसको बोलते हैं बफर। फिर क्या हुआ, फिर कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो फिर से अफगानिस्तान यूएस एंड यूएसएसआर की राइवलरी का पार्ट बन गया। 1979 में यूएसएसआर ने यहां पे अपनी आर्मी भेजी अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रूल को सपोर्ट करने के लिए, और यूएस तो यूएस है, यूएस ने फिर तालिबान जैसे मुजाहिदीन ग्रुप्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कम्युनिस्ट रूल के अगेंस्ट। बाद में यूएसएसआर को देखो बहुत महंगा पड़ा अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजना। यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ ना 1990-91 में 15 टुकड़ों में बट गया, उसमें एक मेजर रीजन ये भी था अफगानिस्तान में सेना भेजना, जिससे यूएसएसआर बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन यूएसए को भी तो मुंह की खानी पड़ी। कैसे? क्योंकि देखो इन्होंने सपोर्ट किया तालिबान जैसे मुजाहिदीन ग्रुप्स को, बाद में यही ग्रुप्स सत्ता में आ गए अफगानिस्तान में। 96 से लेकर 2001 के बीच में तालिबान का रूल रहा अफगानिस्तान में, और यहीं से अल कायदा ने लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, और बाद में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। वर्ल्ड ट्रेड पे सेंटर पे हमला हुआ तो यूएसए को और ज्यादा गुस्सा आया कि तालिबान वालों, हमने तुम्हें सपोर्ट किया था, अब तुम अपनी धरती यूज करने दे रहे हो हमारे खिलाफ में। तो यूएस ने तालिबान को बोला जो लादेन है ना उनको सौंप दो, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। तालिबान ने बोला ऐसे कैसे दे दें, तो यूएस ने हमला कर दिया 2001 में अफगानिस्तान के ऊपर। 20 साल तक यूएस अफगानिस्तान में रहा, तालिबान को खत्म नहीं किया जा सका। क्यों खत्म नहीं किया जा सका? पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से। आखिरकार 2021 में यूएस अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं। इंडिया के रिश्ते जो है ना अफगानिस्तान के साथ, ये अभी के नहीं है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस समय के रिश्ते हैं, एंशिएंट रिश्ते हैं। जब देश आजाद हुआ था 4 जनवरी 1950 को अफगानिस्तान के साथ में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी। बट अब ना तालिबान का रूल है 2021 के बाद से लेके अभी तक 20 साल, 2001 से लेके 2021 के बीच में, तो वहां पे जब तक टूटी फूटी डेमोक्रेसी थी ना, टूटी फूटी डेमोक्रेसी मतलब बहुत कम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते थे, यूएस का इंटरफेरेंस रहता था वहां की सरकार में, तो इसलिए टूटी फूटी बोल रहा हूं। टूटी फूटी डेमोक्रेसी थी ना, फिर भी उस सरकार के साथ इंडिया डील किया करता था। लेकिन जब से 2021 के बाद से तालिबान का रूल आया है ना अफगानिस्तान में, तो इंडिया देखो डायरेक्टली डील नहीं कर रहा, ऐसे डील कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले जॉइंट सेक्रेटरी मिलते थे, अब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिल रहे हैं वहां के लीडर्स के साथ। अदरवाइज ऐसा थोड़ी ना कोई हमारा मिनिस्टर मुलाकात कर रहा है या फिर प्रधानमंत्री मोदी तालिबान के लीडर के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है, लेकिन इंडिया यह भी नहीं चाहता कि यार बिल्कुल ही छोड़ दें, तालिबान के साथ में एंगेजमेंट ही ना हो, फिर तो वैसे वाली चीजें फिर से हो जाएंगी। IC-814 हादसा हुआ था ना, मतलब फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था और प्लेन कंधार में उतार दिया गया था, तो उस समय बड़ी दिक्कत आई थी इंडिया को। तो इसलिए इंडिया कम्युनिकेशन ओपन करके रखना चाहता है तालिबान के साथ में। तो इंडिया का यह कहना है, मतलब डायरेक्टली इंडिया उनको ये बात नहीं बोलता, लेकिन सोच इंडिया की सीधी सी ऐसी है कि तालिबान वायलेंस की सहायता से सत्ता में आया है, और तालिबान ऐसी पॉलिसीज अपना रहा है जैसे लड़कियों को
शिक्षा नहीं प्राप्त करने देना, माइनॉरिटीज़ का सत्ता में हिस्सेदारी बहुत कम है। तो इंडिया कहना कि भैया हम आपको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर सकते हैं, जो हम हमेशा से करते आए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया ने अफगानिस्तान में डेलाराम जारांज हाईवे बनवाया है, सलमा डैम बनवाया है, और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इन काबुल बना तो ये 1969 में था, उस समय इंदिरा गांधी के नाम पे नाम पड़ गया था, लेकिन रेनोवेशन दोबारा से हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ। नई पार्लियामेंट इंडिया ने बनवाई अफगानिस्तान में, और इसके अलावा अफगान स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत से लोग अफगानिस्तान से इंडिया में आते हैं। तो इंडिया ने अफगानिस्तान के लोगों की बहुत मदद की है और हम अभी भी करते रहेंगे। जैसे तालिबान जब सत्ता में आ गया था ना, तो उस समय कोविड की महामारी थी, बावजूद इसके इंडिया ने 50,000 मैट्रिक टन वीट अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेजा, एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज भी भेजी एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड। और इसी मदद के चलते ना अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में ना इंडिया के प्रति प्यार है। जब देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, अफगानिस्तान वैसे मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, अफगानिस्तान सपोर्ट करता है इंडिया को, मतलब वहां के लोग जो हैं। और अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो कभी भी देख लेना आप, इंडियंस चाहते हैं अफगानिस्तान जीत जाए। हमारे सास बहू के जो सीरियल्स हैं वहां पे काफी ज्यादा फेमस हैं। एक ना चाणक्य की मंडल थ्योरी है। चाणक्य की मंडल थ्योरी ये कहती है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं, कि कोई देश है ना, जैसे ये इंडिया है, तो उस देश का जो पड़ोसी देश है ना हमेशा उसका दुश्मन होगा, क्योंकि लैंड के लिए ना हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए ज़्यादा चांसेस यही हैं किसी देश का पड़ोसी देश दुश्मन मिलेगा, और पड़ोसी देश का जो पड़ोसी है ना वो आपका दोस्त मिलेगा। क्यों दोस्त मिलेगा? क्योंकि देखो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। अब ना मंडल थ्योरी ये कहती है कि पड़ोसी देश के साथ हमेशा रिश्ते खराब हो जाते हैं लैंड के कारण, जैसे इंडिया पाकिस्तान के हो गए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिश्ते भी खराब है लैंड बॉर्डर के कारण, वहां पे डूरेंट बॉर्डर है। तो लेकिन इन दोनों का जो कॉमन देश है ना, कॉमन दुश्मन है ना, वो पाकिस्तान हो गया। ऐसा ना आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे आप इंडिया चाइना वियतनाम मान लो, वियतनाम और चाइना के रिश्ते खराब हैं, लेकिन इंडिया के साथ वियतनाम के रिश्ते ठीक हैं। फिलीपींस आप मान लो, फिलीपींस भी चाइना का नेबरिंग कंट्री है, उनका भी कुछ आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है, इसलिए फिलीपींस और इंडिया के रिश्ते ठीक हैं, फिलीपींस के चाइना के साथ रिश्ते खराब हैं। तो ये चाणक्य की मंडल थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस में आती है। ये बहुत लंबा कंसेप्ट है, मैंने तो बस आपको एक छोटा सा एलिमेंट बताया। तो लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो उसी संदर्भ में दुबई में जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग हुई ना, ये फ्यूचर के लिए एक उम्मीद देती है। और इंडिया नहीं चाहता कि इस बार पूरा स्पेस जो है वो चाइना ले जाए अफगानिस्तान में, इसलिए इंडिया तालिबान को भी एक ऑप्शन देना चाहती है कि आपको चाइना पे सिर्फ निर्भर होने की जरूरत नहीं है, भैया हम भी हो, हम भी हैं, आप हमसे ले लें, कोई चीज़ आपको जरूरत है, इंपोर्ट वगैरह करना है तो आप इंडिया की तरफ देख सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन जरूर मैं आपको दूंगा, आप ये बताइए इनमें से कौन कौन से देशों का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ में मिलता है। 4 ऑप्शंस हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा जो ऑप्शन है सही है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सिटीजन से संबंधित है। राइटर का देखो मेन ये चीज बताना है आर्टिकल में, भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 152 है ना, ये एक प्रकार से प्रोक्सी नहीं बन जाना चाहिए सिटीजन का। सिटीजन देखो ब्रिटिश इरा में यूज किया जाता था इंडियन लीडर्स के अगेंस्ट, जैसे गांधी के अगेंस्ट यूज किया गया था। सिटीजन मतलब जैसे गांधी जी ने यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था ना उसमें मान लीजिए आर्टिकल्स लिखे, तो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि भाई तुमने ना देश के लोगों को हमारे अगेंस्ट यानी सरकार के अगेंस्ट उकसाने की कोशिश की है, भड़काने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ लगते हैं सिटीजन के चार्ज और हम तुम्हें कर रहे हैं गिरफ्तार। तो वहां से जब देश आजाद हुआ तो अफसोस की बात, आजादी के बाद भी यह प्रोविजन भारत सरकार ने रख लिया। किसमें? आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 124A में रख लिया था। तो सरकारें सिटीजन का यूज भी करती थी, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, इवन कन्हैया कुमार के अगेंस्ट सिटीजन के चार्ज लगा दिए गए थे। लेकिन ना 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिडिशन के जो भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं या फिर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सिडिशन के केसेस में, सबको सस्पेंड करो, कर दो सस्पेंड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो उस समय हमारे होम मिनिस्टर थे अमित शाह, उन्होंने बोला कि हाँ हम भी सिडिशन को रिकंसिडर कर रहे हैं और नया जो ये भारतीय न्याय संहिता आएगा इसमें हम सिडिशन को नहीं लाएंगे। और जब ये भारतीय न्याय संहिता नया आया ना, सरकार ने सीधा सीधा सिडिशन वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन अब राइटर ये बोलते हैं जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152 है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये सिडिशन जैसा ही है। और सिडिशन वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन सिडिशन यूज करना हो तब ये सेक्शन लगा दो, ये सिडिशन यूज करने के ही समान है। तो ये पूरा हम आर्टिकल अब डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं भारतीय न्याय संहिता का ये सेक्शन 152 है क्या। ये देखो उन एक्ट्स को, उन एक्शंस को क्रिमिनलाइज करता है, मतलब उन एक्शंस को अपराधी बताता है। जैसे देखो वो एक्शंस जो भारत से अलग होने की बात करते हों, मतलब सिसेशन को एक्साइट करते हों, हिंदी में मैंने आपको बता दिया, ऐसे एक्शंस जो भारत से अलग होने की बात करें, भारत गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंट अपराइजिंग्स को बढ़ावा दें, सरकार के खिलाफ हथियार उठा लो। तीसरा, सबवर्सिव एक्टिविटीज को सपोर्ट करना। सबवर्सिव एक्टिविटीज मतलब ऐसे काम जो लैंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज करते हों। और सबसे लास्ट में, जो हमारे देश में नेशनल यूनिटी की जो भावना है ना, उसको खतरे में डालना और सेपरेटिज्म को सपोर्ट करना। तो ये सारे जो एक्शंस है ना, उनको क्रिमिनलाइज करता है ये सेक्शन 152। ये सारे मैंने आपको बता दिए। क्रिमिनलाइजेस एक्ट इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे सर बात तो सही है ना कि अगर कोई एक्शन देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरे में डालेगा तो क्या सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी, हम भी नहीं चुप रहेंगे। बात देखो ये नहीं है, बात ये है कि सेक्शन 152 क्लियरली डिफाइन नहीं करता ना कि देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब क्या है। अब सरकार का क्रिटिसिज्म कोई बंदा करता है, सरकार तो बोल देगी इससे यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसको गिरफ्तार करो, लगाओ सेक्शन 152 के अगेंस्ट। समझ गए। तो ये लॉ जो है ना वेग है, क्लियरली डिफाइन नहीं करता है कौन सा एक्शन ऐसा है जो सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। जब कोई चीज वेग होती है ना, क्लियरली डिफाइन नहीं होती, तो फिर ना सरकार अपने हिसाब से उस सेक्शन को यूज कर लेती है अपने फायदे के लिए, मतलब मिसयूज कर लेती है उस सेक्शन को। समझ गए। कल को देखो कोई हिस्टोरिकल फिगर है, जैसे महात्मा गांधी है, नेहरू है, अंबेडकर हैं, उनको, उनकी पॉलिसी को कोई क्रिटिसाइज करता है तो सरकार बोल रही है एंटी नेशनल है, इसके ऊपर सेक्शन 152 लगाओ। तो ये दिक्कत है। दूसरा पॉइंट ये है, इस सेक्शन में ना नोइंगली, एक वर्ड है नोइंगली, मतलब जानते हुए, नोइंगली टर्म का यूज करके एक पर्सन ना लायबल बन जाता है, चाहे उसका इंटेंशन खराब हो या ना हो। जैसे देखो सोशल मीडिया पे आप कुछ पोस्ट करते हो, आपको पता है वो पोस्ट वायरल हो सकता है, तो ना ऐसी सिचुएशन में आपके खिलाफ फिर केस बन जाएगा। चाहे आपने सोशल मीडिया पोस्ट किया, आपका इंटेंशन खराब नहीं था, बट वो वायरल होगी पोस्ट और गलत ढंग से लोगों ने उसको इंटरप्रेट कर लिया, तो सरकार फिर आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। सरकार बोलेगी आपको पता था ये वायरल हो सकता, आपने पोस्ट किया क्यों, आपकी इंटेंशन खराब नहीं थी, लेकिन आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा सेक्शन 152 के अंतर्गत। और ये कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कमेंट बॉक्स में बताओ कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है। काफी बार मैंने आपको बताया है, बताओ कोग्निजेबल का क्या मतलब है। नॉन बेलेबल, बेलेबल तो आपको पता है। ये बताओ कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल और कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट देखो, ये ना क्लियर होना चाहिए कि आपने कोई स्पीच दी और उससे डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ कि सरकार के अगेंस्ट कोई वायलेंस भड़क गया या फिर लोगों ने हथियार उठा लिए, डायरेक्ट इंपैक्ट का कोई लिंक होना चाहिए सबूत के तौर पे। बट देखो सेक्शन 152 में ऐसा नहीं है। बिना एविडेंस के एक पर्सन से उसकी जो लिबर्टी है वो छीनी जा सकती है। तो देखो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर किसी ने एक क्रिटिकल स्पीच दी है और उसके बाद कुछ प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुआ,
तो देखो, स्पीच और प्रोटेस्ट के बीच डायरेक्ट लिंकेज एस्टैब्लिश करना जरूरी है, अदरवाइज बिना एविडेंस के उसको गिरफ्तार करना यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब राइटर कुछ डेटा देते हैं। देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, इसके हिसाब से 2015 से 2020 के बीच में 548 लोगों को ना सेडिशन में अरेस्ट किया गया, बट देखो कन्विक्शन हुआ सिर्फ 12 लोगों का। तो ये प्रूव करता है कि सेडिशन लॉ का ना मिसयूज ज्यादा था और कन्विक्शन रेट बहुत ही ज्यादा कम था। इसलिए इवन जुडिशरी ने ना हमेशा कन्विक्शन बेस्ड अप्रोच ली। पहले जब सेडिशन हुआ करता था, जुडिशरी ने हमेशा कंसिक्वेंस बेस्ड अप्रोच ली। जुडिशरी ये देखा करती थी कि ये बताओ स्पीच का डायरेक्ट इंपैक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट इंपैक्ट बताओ हमें। बहुत सारे केस हैं, जैसे बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1995 का। इसमें कोर्ट ने यह बोला था, कैजुअली नारे लगाने से यह साबित नहीं हो जाता कि हाँ भाई इससे उन्होंने वायलेंस किया है, स्टेट के अगेंस्ट वायलेंस भड़काया है। तो नारे लगाना और नारे का रिजल्ट क्या निकला, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो साफ होना चाहिए। फिर देखो 1962 का केस है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें भी कोर्ट ने यह बोला, देखो भाई डिसलॉयल्टी देश के प्रति एक बात है और स्ट्रॉन्ग वर्डेड क्रिटिसिज्म ये दूसरी बात है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। तो लाइन ड्रा कर दी थी, स्ट्रॉन्ग वर्डेड क्रिटिसिज्म का मतलब डिसलॉयल्टी नहीं है। फिर तीसरा केस है जावेद अहमद हजाम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया था कि स्पीच जो दी गई है उसका जो इंपैक्ट है ना वो देखो रीजनेबल और करेजियस, रीजनेबल मतलब जो रैशनैलिटी के साथ सोच के, करेजियस मतलब जो बहादुर है, तो इनके माइंड के हिसाब से जज होना चाहिए कि स्पीच का इंपैक्ट कैसा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना ये क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से सेडिशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया था अलग अलग केसेस में। और अभी भी राजस्थान हाई कोर्ट ने यही बोला कि ये जो सेक्शन 152 है इसका सरकार मिसयूज कर सकती है। यहां पे देखो, ये तेजिंदर पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने ना ये हाईलाइट किया कि सेक्शन 152 जो है भारतीय न्याय संहिता का ये एक टूल बन सकता है डिसेंट को दबाने का। सरकार से जो अलग व्यू रखते हैं उनको दबाने का ये एक हथियार बन सकता है। तो लास्ट में वे फॉरवर्ड में राइटर ये बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सेक्शन 152 के वेग टर्म्स को डिफाइन करने के लिए ना गाइडलाइंस देनी चाहिए। जैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस में अरेस्ट के केस में गाइडलाइंस दिए थे कि कब कब अरेस्ट किया जा सकता है, कब नहीं। वैसा ही सेक्शन 152 से संबंधित गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और नेशनल इंटरेस्ट के बीच में ना बैलेंस एस्टैब्लिश करना जरूरी है। देखो, फ्री स्पीच को ना रेगुलेट करते समय नेशनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल लिबर्टी दोनों के बीच में बैलेंस अगर हम एस्टैब्लिश करेंगे तभी देश की डेमोक्रेसी मजबूत होगी। यहां पे ना जस्टिस होम्स का कंसेप्ट फॉलो करना जरूरी है। उन्होंने ये बोला था, डेमोक्रेसी में देखो अलग अलग जो आइडियाज है ना फ्रीली कॉम्पीट करते हैं और सही जो आइडिया है ना वो एक्सेप्ट होता है, वो जीत जाता है। तो ये कंसेप्ट है मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज का। अलग अलग आइडियाज के बीच में कंपटीशन और जो सही आइडिया होगा वो जीत जाएगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, क्या इंडिया को देखो ड्यूल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो इंप्लीमेंट करना चाहिए या फिर नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 18वां प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन है वो उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। तो ये जो आर्टिकल है ना वो तो इंटरव्यू की फॉर्म में है, बट मैं आपको ना पूरा सिस्टमेटिक ढंग से ये पूरा इशू समझाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ड्यूल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। आई आस्क यू व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप। सिंपल, जैसा नाम से ही जाहिर है, एक व्यक्ति को दो अलग अलग देशों की नागरिकता मिलना और दोनों जगह पे उसके कुछ राइट्स होना, खास करके पॉलिटिकल राइट्स। जैसे देखो, कोई पर्सन है प्रिया, उसकी मान लीजिए यूएस में भी सिटीजनशिप है और इंडिया में भी सिटीजनशिप है। यह मतलब है ड्यूल सिटीजनशिप का। लेकिन देखो, इंडिया अभी इस कंसेप्ट को नहीं मानता है। इंडिया कहता है कि या तो आप इंडिया की सिटीजनशिप रखिए या फिर किसी और देश की। इंडिया के साथ साथ आप किसी और देश की सिटीजनशिप
नहीं रख सकते, ये इंडिया में रूल है। यूएसए मानता है ड्यूअल सिटीजनशिप को, बहुत सारे दूसरे देश मानते हैं, बट इंडिया नहीं अलाउ करता है। इंडिया कहता है या तो आप हमारी रखिए या फिर किसी और की, दोनों की मत रखिए एक साथ। इंडिया का देखो ये कहना है, दो देशों की नागरिकता मतलब दो देशों के प्रति लॉयल्टीज, ये कैसे हो सकता है? या तो आप यूएसए के प्रति लॉयल्टी रखिए या फिर हमारे प्रति लॉयल्टी रखिए। हमारी तो सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर हम दो सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट अलाउ करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत सारे जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों डिमांड कर रहे हैं? देखो आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ना लोग अपने देश से दूर जाकर काम तो करना चाहते हैं, नए देश में सेटल होना चाहते हैं, बट वो देखो अपनी ओरिजिनलिटी जो उनकी मातृभूमि है उनसे भी वो प्यार करना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने का तरीका है ड्यूअल सिटीजनशिप। अब आप बोलोगे सर ये ड्यूअल सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं है, तो फिर ये एनआरआई, पीआईओ और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इतने सारे कंसेप्ट हम डेली बेसिस पे सुनते हैं, इनके मतलब क्या होते हैं? मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपको इनका मतलब भी बता देता हूं। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये वो लोग होते हैं जो देखो पढ़ाई के लिए या फिर काम करने के लिए किसी दूसरे पर्पस के लिए देश से बाहर गए हुए हैं और पासपोर्ट उनके पास में इंडिया का ही है। तो ऐसे लोग देखो इंडिया में वापस आकर पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं और लीगल सिस्टम में उनका फुल एक्सेस होता है। बस वो अभी के लिए काम करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए बाहर गए हैं और पासपोर्ट उनके पास में इंडिया का ही है। ऐसे लोगों के पास में वोट देने का भी अधिकार होता है, बट देखो फिजिकली उन्हें वापस आना पड़ता है वोट देने के लिए। अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो ऑनलाइन वोट दे सकते हैं। और देखो ऐसा नहीं कि एक दो बार विदेश जाके आया तो उसने बोल दिया कि देखो मैं इंडिया से बाहर रहा हूं तो मुझे एनआरआई टैग दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब स्पेसिफिक चीजें सरकार ने डिफाइन करके रखी हैं, जैसे एक साल में कम से कम कोई 182 डेज के लिए बाहर रहता है, या फिर एक साल में 60 डेज के लिए कोई बाहर रहता है और पिछले 4 सालों में वो 365 डेज के लिए बाहर रहा है। तो ऐसी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जिन पे अगर कोई खरा उतरता है उसे ही एनआरआई स्टेटस मिलता है। अच्छा आप पूछोगे सर ये एनआरआई स्टेटस की बहुत रिस्पेक्ट होती है पंजाब वगैरह में, हरियाणा में, तो क्या उसका कोई फायदा भी होता है? क्या फायदा होता है? शादी जल्दी हो जाती है। खैर और भी इकोनॉमिकली भी फायदे होते हैं, जैसे एनआरआई वगैरह जो पैसे कमाते हैं उन पे उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। सरकार फॉरेन करेंसी लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देती है और इंटरेस्ट पे टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एनआरआई को फ़ायदा मिलता है। मेन पॉइंट आप ये समझिए कि जो एनआरआई है ना वो इंडियन ही है, बस अभी फिलहाल बाहर रह रहे हैं ज़्यादा समय के लिए। मतलब वो ज़्यादा समय कितना है वो टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात आती है पीआईओ की, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हालांकि ये कैटेगरी अब समाप्त कर दी गई है, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड आप जानिए तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये वो लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन अब उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। ये लोग अब इंडियन पासपोर्ट नहीं रखते और ना ही इन्हें इंडिया में पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार। तो ये है पीआईओ, समझ गए? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जो पहले कभी इंडिया के हुआ करते थे या फिर उनके पेरेंट्स इंडिया के थे, भारतीय मूल के हैं, जैसे सुंदर पिचाई है, ये लोग अब भारत की सिटीजनशिप नहीं रखते हैं। तो ये है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी सुंदर पिचाई का वोट नहीं है इंडिया में, क्यों? क्योंकि उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप ले ली है, सीधी सी बात है। इसके बाद आती है एक तीसरी कैटेगरी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई की, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब देखो पीआईओ के जो लोग थे ना, सुंदर पिचाई जैसे जो लोग थे, वो ना सरकार से ये मांग कर रहे थे, भारत सरकार से, कि सर हम अपनी मिट्टी से ना जुड़े हुए हैं, हमें कुछ तो राइट्स दो, आप भारतीय मूल के हैं, कुछ तो हमें फायदा दो। तो सरकार ने बोला ठीक है, हम एक नई कैटेगरी बनाते हैं, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और जिसको ये कार्ड मिलेगा ना, उनको देखो इंडिया में आने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा एक्सेस मिलेगी, प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदने के राइट्स मिलेंगे। लेकिन सरकार ने बोला रुको रुको रुको, पॉलिटिकल राइट्स नहीं देंगे भैया तुम्हें, वोट देने का अधिकार फिर भी नहीं देंगे,
इकोनॉमिक राइट्स दे देंगे, चलो तुम बोल रहे हो हम इंडिया की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम आपको पॉलिटिकल राइट्स नहीं देंगे, इकोनॉमिक राइट्स दे देंगे। आओ इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी खरीदो, लंबे समय तक वीजा फ्री रुको, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स को इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ केयर का एक्सेस भी मिलता है, और इकोनॉमिक वेंचर्स में जैसे कंपनीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो ये सब फायदे मिलते हैं। तो फिर भारतीय मूल के लोग जिन्होंने बाहर की सिटीजनशिप ले ली थी, उन्होंने बोला सर जी इतना ही बहुत है, कोई बात नहीं, भारत के विरासत के साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए आपने इतना दिया, इतना ही बहुत है। इससे कम से कम हमारा कल्चरल और इकोनॉमिक कनेक्शन तो बनेगा, पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, वोट हम अमेरिका में दे देंगे या फिर किसी और देश में दे देंगे। लेकिन देखो 2015 में क्या हुआ, सरकार को यह महसूस हुआ कि यार ये ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, इतने सारे कार्ड हो गए हैं, पीआईओ कार्ड, ओसीआई कार्ड, वन नेशन वन कार्ड का जमाना है, हमने इतने सारे कार्ड बना दिए। तो सरकार ने ना पीआईओ और ओसीआई दोनों को ना मर्ज कर दिया। सरकार ने बोला सिंपल लाइफ इज बेटर लाइफ। तो अब एक ही कार्ड है ओसीआई, पीआईओ अब नहीं है। समझ गए? अब इसके बाद देखो पॉइंट निकल के आता है आर्टिकल में, हमारे संविधान का आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 जो हैं ये डिफाइन करते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप किसके पास होगी। और देखो संविधान ना एक्सक्लूसिवली सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करता है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस। इवन 1955 का एक केस है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत का, उसमें मध्य भारत हुआ करता था, मध्य प्रदेश की जगह। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इस केस में डोमिसाइल और सिटीजनशिप के बीच में ना डिफरेंस क्लियर किया था, एक तरफ डोमिसाइल और दूसरी तरफ सिटीजनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में यह कहा था कि भैया डोमिसाइल का मतलब तो सिर्फ यह है देश में रहने का राइट, देश में रहने का राइट, जबकि सिटीजनशिप तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब देश की सिटीजनशिप आपके हाथ में होती है तो आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, लीगल राइट्स मिलते हैं। तो डोमिसाइल तो बहुत छोटा है, सिटीजनशिप इतना है तो डोमिसाइल इतना है। रहने का राइट आपको मिल गया, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स, वोट देने के राइट्स, लीगल राइट्स आपको नहीं मिले डोमिसाइल मिलने पर। जब देश का बंटवारा हुआ था ना, तो उस समय हमारे लीडर्स में ना एक क्लियर सोच थी कि ड्यूअल सिटीजनशिप अगर हम देंगे ना तो देश की जनता की जो लॉयल्टीज है ना वो डिवाइड हो जाएंगी, और ये नेशन बिल्डिंग के लिए सही नहीं है। क्योंकि उस समय हमारे लीडर्स इनसिक्योर थे, और होने भी चाहिए कि मुश्किल से आजादी मिली है, देश को एकजुट रखना जरूरी है, तो डिवाइडेड लॉयल्टीज हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे। अब बहुत सारे एग्जाम्पल इस आर्टिकल में दिए जाते हैं, जैसे देखो मैं आपको बताऊं, मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा कहाँ की थी? अल्बानिया की थी ना, अल्बानियन ओरिजिन था मदर टेरेसा का, लेकिन उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ली और जीवन भर यहीं में उन्होंने सर्विस दी। और इसके अलावा मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपने सुना होगा जीन ड्रीज जो आर्टिकल लिखते रहते हैं, खास करके पीडीएस के। कल जो आर्टिकल आया था जीन ड्रीज ने लिखा था, किसी और ने लिखा था? अक्सर वो पीडीएस के बारे में लिखते हैं, आधार के बारे में लिखते हैं। जीन ड्रीज ये बेल्जियम के हैं और काफ़ी आइडियाज़ उन्होंने इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में काफ़ी लिखते हैं इंडिया में रहकर। इसके अलावा देखो पॉइंट्स राइटर और भी देते हैं पॉइंट्स, जैसे कि देखो हमने बात तो की डिवाइडेड लॉयल्टी, लेकिन जैसे अब सरकार पॉलिसी बनाएगी, मान लीजिए जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं भारतीय मूल के, जिनके पास ओसीआई कार्ड है, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया, मान लीजिए ड्यूअल सिटीजनशिप सरकार ने अलाउ कर दी। तो अब वो देखो इंडिया के इलेक्शंस में ऐसे लोग वोट देंगे, उनको पता ही नहीं है इंडिया की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में। इंडिया की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में तो हमको पता है ना, उनको क्या पता? विदेश में रह रहे हैं, यूएसए में, और ट्रंप बाइडन की डिबेट में उलझे हुए हैं, उन्हें क्या पता इंडिया में क्या चल रहा है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखो ओसीआई कार्ड वालों को वोट देने का अधिकार मिल गया मान लीजिए, तो अब सरकार कई बार ना उनको खुश करने के लिए पॉलिसीज बनानी स्टार्ट कर देगी, और पॉपुलिज्म का रास्ता सरकार और अख्तियार कर लेगी। इससे हमारी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, देखो हर देश थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन तो रखता है। जैसे यूएसए का एग्जांपल लीजिए, यूएसए ने ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ किया है, बट लेकिन यूएसए में भी प्रेसिडेंट बनने के लिए ना यूएसए में जन्म लेना मैंडेटरी है। अब इलोन मस्क जैसे लोग हैं जिनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ, वो लोग यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं।
तो इंडिया ने ये जो बीच का रास्ता अपनाया है ना, ये OCI कैटेगरी बना के, ये बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि इंडिया ने इकोनॉमिक राइट्स भी दे दिए इनको, ताकि ये रेमिटेंस वगैरह इंडिया में भेजें और इन्वेस्टमेंट इंडिया में करें, और पॉलिटिकल राइट्स भी इंडिया ने नहीं दिए। तो ये बेस्ट है जो इंडिया ने बीच का रास्ता निकाला है OCI कैटेगरी बना के, क्योंकि देखो OCI को यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, उनको ओवर इंपावर करके भी इंडिया का नुकसान हो सकता है, इसलिए उनको ओवर इंपावर भी नहीं करना चाहिए। और अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमें नहीं अपनाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, आपकी क्या राय है इस बारे में आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लास्ट में हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने इंडिया अफगानिस्तान का आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में मुलाकात की, और हमने बताया कि तालिबान के लोगों की मदद करने के लिए इंडिया तैयार है, बट हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा। फिर पूरा इतिहास जो है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन का वो हमने डिस्कस किया। रिलेशनशिप तो देखो एंशिएंट ईरा से अच्छी है, और बाद में लेकिन तालिबान जब सत्ता में आ गया था तो थोड़ा रिलेशन ख़राब हुआ था, लेकिन 2001 से लेकर 2021 के बीच में हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे, जैसे सलमा डैम है, वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, चाइल्ड हॉस्पिटल है, बहुत कुछ। और इंडिया तालिबान के साथ रिश्ते इसलिए भी स्टेबल रखना चाहता है कि चाइना समेत दूसरे देशों को इंडिया स्पेस नहीं देना चाहता, और अफगानिस्तान में इंडिया की बहुत सॉफ्ट पावर भी है। फिर ये सेडिशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि कैसे सेक्शन 152 जो है भारतीय न्याय संहिता का, उसका सरकार फिर से मिसयूज कर सकती है। 3 चीज़ें हैं। पहला तो देखो उसमें जो टर्म्स हैं, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना, इनका मतलब नहीं बताया गया है, वेग टर्म्स हैं। तो क्या मतलब है यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने का, ये सरकार को बताना चाहिए। दूसरा, नोइंगली वर्ड जो है इसका मिसयूज हो सकता है। नोइंगली मतलब एक पोस्ट डाला सोशल मीडिया पे, वो वायरल हो गया, आपकी इंटेंशन खराब नहीं थी उस पोस्ट डालने के लिए, लेकिन आपको पता था पोस्ट वायरल होते हैं, तो इसका फिर गलत मिसयूज कर सरकार कर सकती है आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और राइटर बोलते हैं सेडिशन के केसेस में ना जुडिशरी ने उस समय कंसिक्वेंस बेस्ड अप्रोच ली थी कि डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए जो स्पीच दी है उसका आउटकम से, कि हाँ भाई उससे वायलेंस भड़का है, सिर्फ क्रिटिसिज्म सेडिशन नहीं हो सकता। ये 3 जजमेंट भी हमने डिस्कस की, बलवंत सिंह केस, जावेद अहमद हजाम और केदारनाथ केस। लास्ट में ड्यूअल सिटीजनशिप वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया अलाउ इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि एक तो डिवाइडेड लॉयल्टीज हो जाएंगी। अब विवेक रामास्वामी जैसे लोग हैं, वो इंडिया के प्रति लॉयल रहेंगे या फिर यूएसए के प्रति, और सरकार ना फिर पॉपुलिज्म की नीतियां अपना सकती है डायस्पोरा के लोगों को खुश करने के लिए। और तीसरा देखो, जो डायस्पोरा के लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि इंडिया में क्या कुछ चल रहा है, तो वो क्या देख के वोट देंगे, तो उनको वोट देने का अधिकार या फिर सिटीजनशिप राइट्स देना ठीक नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स मेनली हमने डिस्कस किए थे। लास्ट में ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, ये 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।